नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना कुछ नया लाने का प्रयास करते हैं। रोजाना अलग अलग विषयों पर आपसे चर्चा की जाती है, रोगों का विश्लेषण किया जाता है और फिर बताए जाते हैं उसके उपचार। क्योंकि सबसे जरूरी चीजें हैं ये समझना कि रोग आखिर होता क्यों है, और यदि हो जाता है तो कैसे पहचाने कि कौन सा रोग है, फिर उसके मुताबिक उपचार क्या करने हैं। इन सभी चीजों को आपको इस कार्यक्रम के जरिए बताया जाता है, जागरूकता लेकर आने का हम प्रयास करते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठें। नुस्खे उपचार आप लिख जरूर दिया करें, तभी आप उनको जीवन भर अपना पाएंगे और उसको याद रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम गले की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। गले में दर्द होना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी समस्या है। गले में दर्द होता है तो व्यक्ति ना कुछ खा पाता है, ना पी पाता है, यहां तक कि बोलना भी उसके लिए दुबार हो जाता है। और यदि ये दर्द बढ़ता है तो इसमें गले में जैसे छाले पड़ जाना, जख्म हो जाना और भी कई तरीके की दिक्कतें होती हैं। तो आप इन चीजों के पीछे किन किन बातों को दोषी मानते हैं? देखिए, जब हमारे खान पान में गड़बड़ी होती है, जी। खाना पचता नहीं तो पेट में तेजाब बढ़ जाता है। हम्म। अब तेजाब का जो असर होता है, डकार आती गले की तरफ आता है, तो जहाँ जहाँ तेजाब लगता है वहाँ छाले हो जाते हैं। अच्छा। और इसमें बहुत भयंकर दर्द होता है, यहाँ के सांस लेने में भी तकलीफ होती है। हम्म। अब मेडिकल में तो सुन्न करने की दवाइयाँ है कि गोली दो चाहे कुछ भी करो, सुन्न हो जाएगा। जितनी देर तक सुनना, आप कुछ ना कुछ खा पी सकते हैं। जैसे ही उसका असर खत्म हो गया फिर वो चीज़ बढ़ गई। परंतु स्वास्थ्य उपचार में इस चीज़ को नहीं पकड़ा जाता। इसको पकड़ा जाता है कि रोग कैसे ही समाप्त किया जाए, सुन्न नहीं करना। तो उसके लिए 15 से 18 डिग्री पानी गर्म होना चाहिए। 1 कप पानी ले लो, 1 कप मूली का रस निकाल लो, पर मूली को छिलना नहीं, सब पत्ते निकाल दें, नर पत्तों को भी साथ में। अब ये दोनों चीज़ें मिला के 2 कप पानी हो गया। अब इसको किसी एक गिलास में मिला दो, उसमें चौथा हिस्सा चाय वाले चम्मच का सिंधा नमक या काला नमक पीस के डाल दो, 2-3 दाने काली मिर्च पीस के डाल दो। अब उसको मुंह में लेके आ करके गरारे करें। 1 कप के तो आप गरारे कर लें, 1 कप को आस्ता आस्ता पीना है। ये क्रिया आप हर 3-3 घंटे बाद दोहराते जाएं। एक दिन में 5 बार इसको दोहराएं। शाम तक आप आराम से सांस लेना शुरू कर दें, गले में दर्द नहीं। प्रक्रिया आपको कम से कम 1 हफ्ता लगातार करनी है। चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। जो भी आपने खाना खाना हो बिल्कुल ऐसे जैसे सूप पीते हैं, ऐसे ग्राहियाँ नहीं खानी। और जो आपने पानी पीना उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना है। और सुबह खाली पेट 1 गिलास मूली का रस निकालना है पत्तों के साथ, उसमें आधा नींबू निचोड़ना है और उसको पीने में भी आधा घंटा लगाना, जिससे कि आपका लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा सब काम करेंगे और उससे पेट भी बड़ा अच्छा साफ होगा। जितना आपका पेट साफ होगा उतना ही आपका रोग कम होगा। ये क्रिया आप कम से कम 15 से 20 दिन लगातार करें।
अब जैसे मूली का मौसम खत्म हो गया तो मूली की जगह आप मूली का अचार खा लें। अच्छा। ऐसे खाया नहीं जाता, चबाया नहीं जाता आपसे, तो उसको मिक्सी में या सिलबट्टे पीस करके और थोड़ा सा उसमें पानी मिला के या ऐसे चाट लें उसको, तो भी आपको लाभ होगा। तो ये जो गले में इन्फेक्शन या ये जख्म जो बनते हैं, या क्या केवल ये छालों की वजह से ही बनते हैं? सब तेजाब की वजह से। सब तेजाब की वजह से। और ऐसे में अगर तरल, क्योंकि जब भी गले में जलन या गले में इस तरीके की दिक्कत आती है तो सबसे ज्यादा अच्छा जो लगता है एक व्यक्ति को, कुछ भी ठंडा ठंडा पेय पदार्थ पीने में बहुत अच्छा आनंद आता है। वो नुकसान ज़्यादा करता है। लेकिन ऐसा राहत मिलती है? टेम्परेरी राहत है, उसका फायदा कोई नहीं है। अच्छा। हमेशा यदि आप 15 से 18 डिग्री गर्म पानी या कोई भी चीज़ जितनी गर्म रहती, मैं कहता हूँ आप जिंदगी में कोई दवाई खा ही नहीं सकते, आपको रोग होगा ही नहीं। जितनी ठंडी चीज़ें आप लेंगे उतना ही आपका लीवर काम कम करेगा। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी नहीं, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, तो रोग बढ़ेगा। जी। आपने गुनगुने पानी की बात की कि पानी का जो टेम्परेचर है वो सामान्य से थोड़ा सा ठीक हाँ, होना चाहिए, लेकिन ऐसा पानी अगर प्यास भी लगती है, तो मैं एक साधारण सा प्रश्न है मेरा कि अगर ऐसी प्यास लगती है और ऐसा हम गुनगुना पानी पीते हैं, पी तो लेते हैं, पेट तो हमारा भर जाता है, परंतु प्यास कैसे बुझेगी? प्यास तो ठंडे पानी से बुझती है। लहसुन प्याज अदरक का रस डाला तो जी। प्यास बुझती है, अच्छा। या काला नमक काली मिर्च नींबू का रस मिलाया तो भी प्यास बुझती है। लेकिन वो जो एक सेटिस्फेक्शन होता है लोगों के मन में अंदर, एक। 1 या 2 दिन आपको ऐसा नहीं होगा, उसके अच्छा। बाद आपको दूसरा अच्छा लगेगा ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ। तो यानी एक आदत पड़ जाएगी और ये लाभ भी देता है। हाँ, हाँ। तो खाना खाने के साथ आपने पानी के लिए भी बताया कि करना चाहिए, किस नियम के तहत ये करना चाहिए? देखिए, सूखी जमीन में आप बीज बो दो, जब तक उस बीज को नमी नहीं मिलेगी वो उगेगा नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। खाना खाते समय जब पानी नहीं पिएंगे, लीवर को पानी पूरा नहीं मिलेगा, खाना नहीं पचेगा। अच्छा। खाना नहीं पचेगा, या तो लीवर के ऊपर चिकनार जम जाएगी या लीवर फूल जाएगा। अब लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? वो यानी प्रॉब्लम शुरू होगी फिर। हाँ, जितनी बीमारियां सब आपके लीवर से है। यदि लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, तो जिंदगी में रोग ही कोई नहीं है। बिल्कुल। तो क्या करूं जी, आपने लीवर को ठीक करने, क्योंकि सभी चीजों की जड़ लीवर लीवर है। मानी जाती है, तो क्या आपने लीवर को ठीक करने के लिए पर्टिकुलर कोई दवाइयां भी तैयार की हुई हैं? एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों दवाई हैं। अच्छा। और टीवी के माध्यम से जब किसी का भी फोन आता है कि मेरा लीवर काम नहीं कर रहा, भाई आएंगे दवाई खाएंगे तो लीवर ठीक होगा। फोन पे कुछ नहीं होता, फोन पे मैं दवाइयाँ नहीं बेचता जी। मेरी ऑनलाइन दवाई उसी को जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण कर लिया। जिसका नाड़ी परीक्षण किया उसको मैं ऑनलाइन दवाई नहीं देता, क्योंकि नाड़ी वैद्य हूँ। ना तो मैं आपसे पूछूंगा बीमारी क्या है, ना आपकी कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगूंगा, ना परिवार की हिस्ट्री पूछूंगा। 12 घंटे यदि आपका पेट है, रात 10 बजे से लेकर जब तक नाड़ी परीक्षण किया आप पानी की बूंद भी नहीं पीते, तो नब्ज यहाँ से सारा कुछ बताती है। इसी में MRI या CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफ सब कुछ इसी के अंदर है। और इसके अनुसार जो जो बीमारी नब्ज में मिलेगी सब दवाई इकट्ठी दी जाती है। डॉक्टर ने जैसा नहीं यहाँ काम के जो रोग है उसी की दवाई देनी, बाकी नहीं देनी। पैर के तलुए से सिर के बार तक जो भी कमी मिलेगी सब दवाई इकट्ठी दी गई। और मेरी दवाई का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है, 15 दिन की दवाई का। यदि रोगी दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है, तो 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिलता है। किसी का भाग अच्छा, उसको 60 से 70 भी मिल जाता है। महीने 1.5 महीने से ज़्यादा दवाई नहीं खानी पड़ती, रोग समाप्त हो गए, दवाइयाँ बंद हो गई। तो गुरु जी, जैसा कि आपने भी नब्ज की बात बताई कि नब्ज चेक की जाती है, यानी नाड़ी
परीक्षण किया जाता है। तो क्या नाड़ी परीक्षण में नब्ज चेक करके सारे रोग के बारे में आता है? क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि केवल नसों से संबंधित समस्या के बारे में पता चलता है, या यूं कहें पेट के लिए, क्योंकि आयुर्वेद को अधिकतर ये माना गया है कि पेट को ठीक रखने के लिए आयुर्वेद बेटर है। देखिए, जितनी भी ये मशीनें टेस्ट करने के, किसी की पूरी रिपोर्ट नहीं होती। अच्छा। नब्ज में पूरी रिपोर्ट है, जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ रही, 5 सेकंड में नब्ज बता देती है। 5 सेकंड लगते हैं। अच्छा। और जहां जहां पे वो सारी रिपोर्ट इकट्ठी आ जाती है, और उसी दिन बीमारी चाहे कितनी पुरानी से पुरानी है, 20% आराम तो जरूर मिलता है। यानी शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कोई दिक्कत है तो नब्ज बताती है, नब्ज बताती है। कहीं भी ब्लॉकेज भी अगर हो रही है तो भी सब। जी। और एक सबसे बड़ी अचंभे की बात बताऊं जी। कि पूरे संसार के अंदर मेडिकल में किसी भी रोग की दवाई नहीं बनी। वहां पे काम है कि जहां पे आपको तकलीफ हो उस अंग को सुन कर दे, और जब तक जिएंगे तब तक दवाई खाओ। परंतु मेरे आश्रम में सिर्फ दवाई उतने दिन देनी जितने दिन रोग है, रोग खत्म हो गए दवाई बंद होगी। फिलहाल हम किसी चिकित्सा पद्धति पर कोई ऐसा इशारा ना नहीं ना, कर मैं रहे तो हैं, करता हूं। लेकिन हम केवल बात करेंगे आयुर्वेद की, कि आयुर्वेद में आयुर्वेद में हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते जी। क्योंकि इन्होंने भी थ्योरियां पढ़ी, जैसे एलोपैथी ने पढ़ी है। नाड़ी का ज्ञान इनको भी किसी को नहीं है। अच्छा। और ये खुद नहीं दवाइयां बनाते। फार्मेसी में जहाँ दवाई बनती वहाँ नुस्खा पूरा नहीं है। नुस्खा पूरा दवाई कहाँ से काम करेगी? मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयों की, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ और गारंटी से इलाज करता हूँ। बिल्कुल। तो एक फर्क मैं और जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने तो प्रत्यक्ष देखे हुए हैं जो मरीज ठीक होते हैं, इन दवाइयों से अपने रोगों को जड़ से दूर कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ ये फर्क जानना चाहूंगा कि आप अगर फार्मेसी की बात करते हैं, अलग अलग फार्मेसी की, तो ऐसी कौन सी कमी होती है उनमें, या ऐसी कौन सी एडवांटेज होती है स्वस्थ विचार की दवाइयों में जो रोग को जड़ से ठीक कर देती है? स्वस्थ विचार की दवाइयाँ हमेशा कृष्ण पक्ष में निकलाई जाती हैं। अच्छा, इसमें पक्ष भी देखा जाता है? हाँ, कृष्ण पक्ष में जो दवाई निकाली जाएगी उसको चाहे जितने साल मर्जी रखो, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। और जो आप वहां से दवाइयाँ लेते हैं उसमें शुक्ल पक्ष में जो दवाइयाँ निकाली गई वो तो कीड़े की खाई हुई होती हैं, वो काम कहाँ से करेगी? ये फर्क है। तो क्या ये कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष क्या केवल दवाइयों में ही हम कर सकते हैं? नहीं, हाँ, सब चीजों में है। अच्छा। कृष्ण पक्ष का कोई भी कार्य किया जाए उसमें रुकावटें बहुत कम आती हैं, जिसे हम उजाला पक्ष कहते हैं। हाँ, अंधेरा पक्ष। अंधेरा पक्ष। शुक्ल पक्ष की में अड़चने ज्यादा आती हैं, और कोई भी जड़ी बूटी निकाली जाए उसमें कीड़ा लग जाता है। उदाहरण के तौर पे आप किसी पेड़ का एक टहना शुक्ल पक्ष में काटिए, एक कृष्ण पक्ष में काटिए, दोनों टहनों को दूर दूर अलग अलग रख देना। सूखने के बाद देखें जो आपने शुक्ल पक्ष में काटा उसमें महीने 1.5 महीने कीड़ा लग जाएगा। कीड़ा उसका आटा बना देगा। और जो कृष्ण पक्ष में काटी है उसमें कुछ नहीं होगा, चाहे जितने साल मर्जी पड़ी रहे। अच्छा, तो ये अध्यात्म की देन है ऐसा? हाँ, बिल्कुल। तो यानी इतनी गहन गणना की जाती है। बिल्कुल। तो आपके द्वारा जो यानी दवाइयां हैं, इस दवाई को जब निकाला जाता है तो यानी सारे गणनाएं करके फिर वो उनको बताया जाता है हाँ, कि इस दिन इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये निकालनी है। अच्छा, समय भी इस पर ध्यान दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो यानी बहुत गहन प्रक्रिया होती होगी। देखिए इसमें हाँ, ग्रहों का, नक्षत्रों का भी तालमेल मिलाया गया। अच्छा। आर्यवेद में जिसको जोश आता है हाँ, वो आर्यवेद को पूरा समझ सकता है। अच्छा, एक दूसरे से संबंधित है। हाँ, हाँ, और जिसको जोश नहीं आता वो आर्यवेद पूरा समझ नहीं सकता। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, तो यानी तो ये बात तो बिल्कुल हम व्यर्थ की समझें कि केवल किताबें पढ़कर कोई आयुर्वेद नहीं सीख सकता, ये बात तय है जी। तो दर्शकों, ये सभी चीजें वास्तव में बहुत जरूरी हैं हम सभी के जानने के लिए कि आयुर्वेद केवल कोई एक फॉर्मूला नहीं है, कि कोई एक
लेसन नहीं है कि जिसको हमने पढ़ा और हमें आ गया। ये एक कला है, ये एक ऐसा जीवन है, अपने आप में एक विज्ञान है, जिसके बारे में हम जितना ज्यादा एंटर करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, उतना ही हमें समुद्र की और हमें घुसना होगा, और ज्यादा उस समुद्र की गहराइयों में हम गोता लगाएंगे तो हमें और पता चलता रहेगा कि इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ऐसे में ये विज्ञान बहुत जरूरी है हम सभी के लिए, क्योंकि ये जो शरीर है जिसकी संरचना ईश्वर ने की है, इस सृष्टि की संरचना प्रकृति ने जो की है, इसी प्रकृति से ही हम इसका उपचार भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी शरीर जो कि प्रकृति की देन है, जब भी विकार उत्पन्न हो तो प्रकृति से ही उपलब्ध जो जड़ी बूटियां हैं, जो औषधियां हैं, उसी से हम अपना उपचार करें तो वह रोग जड़ से समाप्त होगा और हम अपने आप को निरोगी रख पाएंगे। इस तरीके के बहुत सारे नुस्खे हैं। हालांकि हम कार्यक्रम में चर्चा तो बहुत ज्यादा आपको बताना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, रोगों के बारे में आप तक ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंचाने का प्रयास करते हैं, परंतु समय की अपनी सीमा होती है। और इसीलिए यदि दर्शकों आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर रुख करते हैं जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज हम यहां पर ले रहे हैं। ये मैसेज हमें रमाकांत शर्मा जी ने भेजा है और उत्तर प्रदेश वाराणसी से बात कर रहे हैं। इनका सवाल है, नसों में खिंचाव बना रहता है, डॉक्टर्स ने नसों में ब्लॉकेज बताया है, एंजियोग्राफी के लिए सजेस्ट किया है। आप चाहे एंजियोग्राफी